वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, देखो बेटा, ये जो चैप्टर है वो क्लास 10th, ठीक है, जो उसकी हिस्ट्री है, क्लास 10th की हिस्ट्री की जो बुक है उसका ये लेसन फर्स्ट है, राइट। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइट। क्या होता है बेटा? राष्ट्रवाद। ठीक है, कहां की बात की जा रही है? यूरोप की बात की जा रही है। ठीक है, यूरोप आपको पता है कि कोई देश नहीं है, ये एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर ये इतिहास में जो क्लास 10th है उसमें हमें ये चैप्टर पढ़ने को क्यों मिल रहा है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहली चीज ये है कि हम इस लेसन में समझेंगे कि आखिर पूरे यूरोप में, है ना, पूरे यूरोप में ये जो राष्ट्रवाद की भावना जो है ना, राष्ट्रवाद की जो भावना है वो कैसे विकसित हुई, कैसे फैली। क्या पूरे यूरोप में एक साथ हुई या फिर कोई एक ऐसी विशेष जगह जहां से नेशनलिज्म की भावना फैलना शुरू की। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन पर एक चीज देख रहे होंगे यहां। ठीक है, ये पिक्चर को देख रहे होंगे आप, इस तस्वीर को। ठीक है, इस तस्वीर को देखें, आपको इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग, है ना, बहुत सारे लोग एक लंबी कतार, देखो एक लंबी कतार बनाए हुए हैं। ठीक है, एक लंबी कतार यहां तक। और क्या आपको दिखाई दे रहा है बेटा? ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, और इन लोगों को देखो जो अलग अलग देश को इंडिकेट कर रहे हैं, अलग अलग अपने नेशन फ्लैग से। ठीक है, और ऊपर में देखें, आसमान की तरफ देखेंगे तो यहां बहुत सारे सैंट्स, एंजल्स और ये जीसस क्राइस्ट है। ये क्या कर रहे हैं इस पिक्चर में? ये लोग क्या कर रहे हैं? ये मूर्ति यहां क्यों है ना? जैसे ही आप अपने इस बुक का, इस चैप्टर का जब ये पेज ओपन करोगे बेटा, आपको ये तस्वीर नजर आएगी, है ना, ये जो प्रिंट है ये नजर आएगी। आखिर ये है क्या, क्यों दिया गया है? हम इतिहास, हमारा इतिहास पढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। देखिए, अगर आप इतिहास जानते हैं, भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, अब हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री को हम एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम पे पढ़ते हैं। बच्चों, इतिहास जो अपने आप में जो विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, और ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि इतिहास की घटनाओं से हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह से हम अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने देश को कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और किस तरह के नियम कानून हमारे देश को, हमारे उस भौगोलिक क्षेत्र को और उस क्षेत्र में रहने वाली जो जनता है उसको कैसे शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ एक साथ रख सकती है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हम कहां पर कौन सी अगर गलती करेंगे तो उसका हमको किस तरह से भुगतान करना पड़ेगा। उसी की कहानी है ये इतिहास, है ना। तो अब बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में आगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहां जो आप देख रहे होंगे फिगर 1, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। एक पैक्ट हुआ नेशंस के बीच में, और ये जो चित्र है ये तैयार किया गया था फ्रेडरिक सॉर्यू के द्वारा। किसके द्वारा और कब तैयार किया गया था? 1848 में। बेटा आपको एक चीज ये याद रखना है कि ये प्रिंट किसने तैयार किया?
और दूसरी पॉइंट ये याद रखनी कि प्रिंट कब तैयार किया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना बच्चों। आप इतिहास को, मैं किसी भी सब्जेक्ट को रटने का सलाह कभी नहीं दूंगा। एक बात याद रखना, आपने पीछे मेहनत नहीं किया है तो अभी तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा बच्चों। अपने थिंकिंग एरिया को बढ़ाइए, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति को बढ़ाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, इस पॉइंट में। अब फ्रेडरिक सोरियो की बात आई। देखो बच्चों, अगर हम फ्रेडरिक सोरियो की बात करें तो जो आपकी स्क्रीन पर ये पिक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पिक्चर जो है, ये तस्वीर जो है, ये फ्रेडरिक सोरियो साहब की है। ठीक है, और इनका जो जन्म था, जो जन्म हुआ है, वो बच्चों इनका जन्म हुआ था 17 जनवरी 1807 को। ठीक है, कब हुआ था? 17 जनवरी 1807 को, 17 जनवरी 1807। और कहां हुआ था? फ्रांस, पेरिस में। ठीक है, कहां हुआ था? फ्रांस, पेरिस में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 26 सितंबर 1887 को हुई थी। यही है फ्रेडरिक सोरियो। चलिए बेटा, अब अपने हम लोग चैप्टर की तरफ फिर से आते हैं। चलो देखो, कह रहा है कि इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, ऑफ फ्रेंच आर्टिस्ट, यहां ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कहां के आर्टिस्ट थे? फ्रेंच आर्टिस्ट थे। प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ, क्या बेटा? 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, एज ही कॉल्ड देम। तो यहां जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या घेरा लगा रहा हूं, आपको भी अपनी बुक में लगाना है बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और देखो, कोई भी पॉइंट है ना, आप क्या करो कि यही चैप्टर जो है, यही पेज जो है बेटा, अपने दोस्त को दे दो जो तुम्हारे क्लास में हो, वो पढ़ रहा है, आप पढ़ो, और कहो कि इस पूरे पेज में से तुम क्वेश्चन निकाल निकाल कर दो मुझे बनाने के लिए, और मैं भी क्वेश्चन तुमको निकाल निकाल कर देता हूं बनाने के लिए। इससे क्या होगा कि आपको पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बेटा याद हो जाएगी, एकदम आसान तरीके से। जिस दिन आपके अंदर क्वेश्चन बनाने की क्षमता आ गई ना, क्वेश्चन तैयार करने की क्षमता आ गई, आंसर देना तो अपने आप आ जाएगा बेटा आपको। ठीक है, तो किसने भैया? फ्रेडरिक सोरियो ने। कब भैया? 1848 में। और कितना प्रिंट बनाया बाबू? 4 बनाया। ठीक है, और उस प्रिंट को ये कहते क्या थे? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, एक ऐसी समाज, एक ऐसी दुनिया जो डेमोक्रेटिक हो, लोकतांत्रिक हो, है ना, लोकतांत्रिक हो, और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना। सामाजिक गणतंत्र, सोशल रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक, एज ही कॉल्ड देम। द फर्स्ट प्रिंट, अब देखो बेटा, फर्स्ट प्रिंट यही है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यही है फर्स्ट प्रिंट। ठीक है बेटा, यही है आपका फर्स्ट प्रिंट। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। कहां के बच्चे? यूरोप और अमेरिका के। मेन एंड वीमेन ऑफ ऑल एज, औरत हो मर्द हो, हर एज के लोग। ठीक है, एंड ऑल सोशल क्लासेज, और सभी सोशल क्लासेज। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जो सोसाइटी थी उस समय 3 भागों में, कलर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट्स में बटी हुई थी, तो ये सोशल क्लासेस बटे हुए थे। ठीक है, ये सारी सोशल क्लासेस, सारी अपने बीच के मतभेदों को मिटाकर, है ना, मतभेदों को मिटाकर, क्या स्त्री क्या पुरुष, देख रहे हो, सब एक लाइन में लगे हुए हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। और ये मूर्ति क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है यहां पर? ये कर क्या रहे हैं? इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम पाएंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, एक लंबी कतार में ये स्त्री, ये पुरुष, हर उम्र के लोग, हर सोशल क्लास के लोग एक लंबी कतार में लगे हुए हैं। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट। जैसे जैसे, है ना, इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से होकर गुजर रहे हैं, इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्या दे रहे हैं? इसकी वंदना कर रहे हैं, इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? स्वतंत्रता की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से होकर जा रहे हैं, झुक रहे हैं, प्रणाम सलाम करते जा रहे हैं। आखिर ये मूर्ति इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, अच्छा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात आई बेटा।
अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? स्टेचू ऑफ लिबर्टी क्या खास बात है स्टेचू ऑफ लिबर्टी में? ठीक है, देखो, स्टेचू ऑफ लिबर्टी के बारे में थोड़ी सी बातों को जरूर जानेंगे। ठीक है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है बेटा। देखो, ये जो है, ये लिबर्टी आइलैंड पर है। कहां है बेटा? लिबर्टी आइलैंड पर है। अब लिबर्टी आइलैंड पर है तो कहां है? ये न्यूयॉर्क में है बेटा। ठीक है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो कहां पर है? इन यूएसए। चलो, ये जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, किन किन चीजों का बना हुआ है ना? तो ये बना हुआ है बेटा कॉपर। ठीक है, कॉपर इस भी है, इसमें गोल्ड भी है बेटा। ठीक है, अब कितना गोल्ड है जाकर निकालना शुरू मत कर देना। ठीक है, स्टील भी है इसके अंदर। ठीक है, और क्या है? कास्ट आयरन भी है बेटा। ठीक है, क्या है? कास्ट आयरन भी है। इन सारी चीजों से मिलकर ये मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, अब कहोगे कि इसके बारे में जानकारी क्या देने की जरूरत है? अब तो आ गया है तो बताना तो पड़ेगा ही। इसके बारे में अगर जानकारी ले लोगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अच्छी जानकारी है, इस वजह से आपको दिया जा रहा है बेटा। ठीक है, अच्छा, ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, ये किसके द्वारा बना हुआ था? तो उनका नाम है बेटा फ्रेडरिक, है ना? फ्रेडरिक, फ्रेडरिक ऑगस्टे, फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी। वाह, कितना सुंदर नाम है, बार्थोल्डी। सर जी, ये सुंदर नाम है। अरे, नाम तो याद रखना पड़ेगा बेटा। फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी इनका नाम है। और अगर इस स्टेचू ऑफ लिबर्टी का पूरी अगर ऊंचाई की बात करें बेटा, तो ये है 93 मीटर। ठीक है, जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी की जो हाइट है वो कितनी है? 93 मीटर है। ठीक है, अगर आप इसमें जाओगे तो 354 आपको इस तरह से घुमावदार सीढ़ियां है बेटा। ठीक है, कितना है? 394 घुमावदार सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है। और ये प्रतिमा एक्चुअली में एक रोमन रोमन गॉडेस की है, रोमन देवी की है। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, आगे अब देखते हैं। इन सारी बातों को आप अपने नोटबुक पर जरूर नोट कर लेना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास जा रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, है ना? अब देखो, एज यू वुड रिकॉल, आपको याद होगा, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांस में जो रिवोल्यूशन हो रहा था ना बेटा, उस समय के जो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, पर्सोनाफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। वो आजादी को किस रूप में दिखाते थे, है ना? किस रूप में दिखाते थे? महिला का रूप प्रदान करते थे। किस चीज का? महिला का, फीमेल फिगर देते थे, है ना? अभी देखो, हम इंडिया में है, भारत माता, अपने देश को क्या दिखा रहे हैं? माता के रूप में दिखा रहे हैं, फीमेल फिगर दिखा रहे हैं। तो ये कोई साधारण सी बात नहीं है। हर चीज के पीछे बेटा रीजन होता है ना? तो उनको जानना चाहिए। तो ये एक पॉइंट आ गया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो आर्टिस्ट होते थे, वो लिबर्टी को कैसे पर्सोनाफाइड करते थे, कैसे दिखाते थे? एज अ फीमेल फिगर। हियर you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of rights of man in the other। तो भैया, दो हाथ देखो, देखो, ये देखो बेटा, यहां एक हाथ में क्या है इनका? ये चार्टर है। और दूसरे हाथ में यहां पर क्या है बेटा? मसाल है। ठीक है, दूसरे हाथ में क्या है? मसाल है। तो ये ध्यान में रखिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि इनके बाएं हाथ में जो है, ये लेफ्ट हैंड है इनका। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है। और ये क्या है बेटा? ये है इनका राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड। राइट हैंड में ये क्या रखी है? टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट रखी है। और लेफ्ट हैंड में बेटा क्या रखी है? ये जो चार्टर है ना, चार्टर है ना, चार्टर अधिकारों का जो किताब है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी हो गई आपको किस चीज के बारे में बेटा? स्टेचू ऑफ लिबर्टी के बारे में। ठीक है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी। अच्छा, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट क्या है? टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है ज्ञान की मशाल, चारों तरफ नॉलेज फैलाना है ना? जिस तरह से बेटा अंधेरे कमरे में जब आप रोशनी करते हो, तो उस अंधेरे कमरे का अंधेरा दूर हो जाता है।
उसी तरह से ज्ञान रोशनी की तरह ही काम करता है बेटा। जब ज्ञान इंसान को होने लगता है ना, तो उसके मन के अंदर जो अज्ञानता का अंधकार है वो दूर होने लगता है, उसको पता चलने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो देखिए, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। और हमारे देश के अंदर ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने हमेशा से शिक्षा पर बल दिया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड, देखो बैकग्राउंड नहीं बेटा, फोरग्राउंड दे रहा है। फोरग्राउंड का मतलब सामने जमीन पर, बैकग्राउंड का मतलब जमीन के पीछे, ठीक है। तो फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई सैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। देख बबुआ, आजा आजा, ये देख रहा है, ये देखो, ये इसको यहां से मैंने घेर दिया। और ये देखो, है ना, आपकी बुक में भी दिया होगा, ये जो कचड़े हैं, है ना, यूजलेस आइटम्स। अब तो अभी कचड़े लग रहे होंगे, लेकिन इस आंदोलन से पहले, ये रिवोल्यूशन से पहले, ये पता है, ये जो बिखरे हुए सामान दिखाई दे रहे हैं ना, ये निरंकुश जो शासक थे, उनके मुकुट है, तलवार है, उनके कवच है, ये फेंका गया है। बोला गया, अब इन लोगों ने कसम खा लिया था, इन लोगों ने कसम खा ली कि अब हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। हम एक ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते हैं जहां एक रूल रेगुलेशन हो और उस सभी व्यक्तियों पर एक जैसा लागू हो, ना स्त्री पुरुष का भेदभाव हो, ना अलग अलग जाति का भेदभाव हो, ना अपर कास्ट का भेदभाव हो, ना लोअर कास्ट का भेदभाव हो, ना गरीब का भेदभाव हो, ना अमीर का भेदभाव हो, ना शिक्षित का भेदभाव हो, ना अशिक्षित का भेदभाव हो, है ना। एक ऐसा समाज की कल्पना हम कर रहे हैं। तो ये देखो, ये सारे जो एब्सोल्यूटिस्ट थे ना, उनके ये जो सिंबल्स थे वो सारे सामने पड़े हुए हैं कि अब इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। देख रहे हो बेटा, ये पूरी पिक्चर से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है बेटा। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। इन सॉर्यूस यूटोपियन विजन, अब दो वर्ड है, एक एब्सोल्यूटिस्ट है और एक है बेटा यूटोपियन विजन। अच्छा, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो, यहां पर आपकी बुक में ही दिया हुआ है बेटा, यहां पर, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट होता क्या है? निरंकुशवाद कहते हैं इसको बेटा, निरंकुशवाद। क्या बोलते हैं इसको? निरंकुशवाद बोलते हैं, ठीक है, निरंकुशवाद बोलते हैं। लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो restraints on the power exercised. In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. ठीक है, मतलब निरंकुशवाद क्या है? एक ऐसी सरकार या एक ऐसी शासन व्यवस्था, ठीक है, जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो, निरंकुश, बिना अंकुश का, बिना कंट्रोल का, उसके मन में जो आएगा ना बेटा वो करेगा। अब दो लोग हैं, ए है, बी है, दोनों लोगों ने एक ही तरह का क्राइम किया है। अब इसके मन के ऊपर डिपेंड है कि दोनों में से किसको क्या सजा देगा, किसको ये स्वतंत्र छोड़ दे, किसको सजा दे दे। जबकि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं होता है ना। जहां कॉन्स्टिट्यूशन है वहां ऐसा नहीं होता है। अगर सड़क पर एक साधारण व्यक्ति है, उसने एक गुनाह किया, और एक हाईली में एक पद पर बैठा हुआ आदमी है, उसने भी अगर गुनाह किया है, कोई क्राइम किया है, तो दोनों को, अगर एक जैसा गुनाह किया है बेटा, तो दोनों को एक जैसा सजा मिलेगी। उस समय ऐसा नहीं होता था। एब्सोल्यूटिस्ट वो देखेगा कि मेरा भैया गोतिया है, परिवार है, तो शायद उसको छोड़ भी दे, है ना। एक तरह की दमनकारी सरकारें होती थी, ठीक है। अब यूटोपियन जो वर्ड है, ठीक है, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। एक ऐसी समाज की कल्पना करते हैं आप फ्रेडरिक सॉरियो, जिस समाज के अंदर बेटा कोई क्राइम नहीं हो, कोई अपराध नहीं हो, किसी तरह की द्वेष की भावना नहीं हो, ईर्ष्या की भावना नहीं हो। तो भैया, इस तरह की समाज की कल्पना कर रहे हैं जहां कोई बुराई ना हो, तो शायद ये अभी के समय में तो पॉसिबल नहीं है बेटा। इसका मतलब ये यूटोपियन हो गया, ठीक है ना। एक कल्पनावादी संसार जहां पर इतनी चीजें तो सही नहीं हो सकती हैं, और हो भी सकती थी, क्योंकि ये देश जो है ये जनता से बनता है। और मेरा मानना है कि जिस दिन हर जनता ईमानदार हो जाए ना, और जिस दिन हर पब्लिक को अपनी ड्यूटी पता हो, अपने राइट्स से पहले,
अधिकारों की बात बाद में कीजिएगा, पहले अपने राइट्स को याद रखिए कि हम जनता हैं और हमारा अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है, ये पहले याद रखिए, उसके बाद में अपने अधिकारों को याद रखिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अपने अधिकारों को आप इग्नोर कर दीजिए। आप जिस देश में रह रहे हैं ना आज, ये उपहार में नहीं मिला हुआ है, समझे? बहुत बड़ी कहानी है, और कहानी नहीं, वो वास्तविकता है बेटा। तो पहले अपने देश के प्रति जो जिम्मेवारी है उसको निभाइए, आपके अधिकार तो अपने आप मिल जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा भावनाओं में डूबने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इन स्टोरीज यूटोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। यहां जो लोग हैं आप पिक्चर में जो देख रहे हो, ये सब अलग अलग नेशन से हैं, और सब आज एक साथ खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो समस्याएं हैं बेटा एक जैसी होंगी, इनके जो डिमांड होंगे बेटा वो एक जैसे होंगे, तभी जाकर ये आज एक लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, चलो। आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशन कॉस्ट्यूम। अब ये जो पिक्चर में देख रहे हो, ये देखो, ये अलग झंडा है, यहां पर अलग फ्लैग है, ये अलग फ्लैग है, ये अलग फ्लैग है, ये अलग फ्लैग है। ये जो फ्लैग्स है उस देश के लोगों को नेतृत्व कर रहा है, और हर देश के लोगों ने अलग अलग तरह का कॉस्ट्यूम पहन कर रखा है, पोशाक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीडिंग द पोसेशंस वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। ये जो याद रखना, 1848 तक, 1848 तक बेटा, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड जो थे वो नेशन स्टेट हो चुके थे। ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर हैज जस्ट रीच द स्टैच्यू। ये फ्रांस जो है, जो कि ट्राई कलर है, ये अभी अभी स्टैच्यू के पास पहुंचा है। देखो यहां, ठीक है, ये देख रहे हो, ये फ्रांस है। ठीक है, यहां फ्रांस के लोग हैं जो अपने झंडे को अभी अभी लेकर पहुंचे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास। ठीक है, जस्ट रीच द स्टैच्यू, मूर्ति के पास पहुंचे हैं। सी इज, वो नेशन है, तो नेशन है तो उसको सी से इंडिकेट किया गया है। सी इज फॉलोड बाई द पीपल्स ऑफ जर्मनी। अब फ्रांस के पीछे बेटा कौन है? फ्रांस के पीछे कौन है? फ्रांस के पीछे कौन है बेटा? जर्मनी। बियरिंग ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, देख लो, देख लो यहां पर, ये देखो, ब्लैक गोल्ड रेड, ये जो झंडा है ये किसका है? जर्मनी का है बेटा। ठीक है, आराम से देखते चलो। बियरिंग ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सॉरी क्रिएटेड दिस इमेज, रोचक बात है, आश्चर्य की बात है कि जब फ्रेडरिक सॉरियो ने 1848 में जब ये तस्वीर तैयार की, जर्मन पीपल डिड नॉट येट यूज इट एज अ यूनाइटेड नेशन। उस समय जर्मन पीपल जो थे वो यूनाइटेड नेशन नहीं थे। ठीक है, द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप इन 1848 to unify the numerous German speaking principalities into a nation state under the democratic constitution। अब तुमसे एक क्वेश्चन यहां बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि भैया जर्मनी 1848 तक कोई नेशन स्टेट नहीं था, तो झंडा लेकर क्यों चल रहा था? वो जो झंडा था वो किस चीज का, वो मतलब किस चीज का एक्सप्रेशन था? लिबरल होप्स का एक्सप्रेशन था कि नहीं अभी नहीं है तो आने वाले समय में हो जाएंगे ना। जितने भी जर्मन स्पीकिंग वहां के क्षेत्र थे, वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा था कि सब मिलकर एक नेशन स्टेट बनाए, और उस नेशन स्टेट के अंदर क्या हो? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो बेटा। ठीक है, फॉलोइंग जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। अब जर्मनी के पीछे कौन था बेटा? पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया। द किंगडम ऑफ टू सिलिसीज, ठीक है, उसके पीछे लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रसिया। ठीक है, अब कहोगे कि ये सब थे क्या सर वहां पर उस समय? तो देखो बेटा, ध्यान देना यहां पर, इस पिक्चर पर ध्यान दो, ये देखो। ठीक है, ये जो पिक्चर आप अपने पास देख रहे हो, ये रिवॉल्यूशन 1848, ये उस समय के यूरोप का है। देख रहे हो, पोलैंड, पर्सिया, ठीक है, इटली, फ्रांस, स्पेन, ठीक है, ये जो देख रहे हो उस समय का है। और ये देखो, ये स्मॉल जर्मन स्टेट्स लिखा हुआ है यहां पर, ये स्मॉल जर्मन स्टेट्स थे, छोटे छोटे, इनको मिलकर एक डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट बनाना था। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो ये सारे पीछे थे, तो सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे कि कौन किसके पीछे था। फ्रॉम द हेवेंस एबव क्राइस्ट सैंड्स एंजल्स गेज अपॉन द सीन। अब ऊपर देखो,
ये क्या कर रहे हैं, मिला जवाब, ये लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो है जीसस क्राइस्ट हैं, देवदूत हैं, संत लोग हैं, ये इस जनता को आशीर्वाद दे रहे हैं, वाह रे बेटा वाह, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम लोग, है ना, चलो गुलामी की जंजीरों को तोड़ो, बुराई की जंजीरों को तोड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। तो ये ऊपर से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं कि तुम अपने, हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने कार्य में सफल हो, है ना। देखो आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है बेटा, है ना, मैं हमेशा बोलता हूं, है ना। आप सुबह जब जगते हैं तो अपने माता पिता, आपसे जो बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, उनके चरण स्पर्श जरूर करें, उनका अभिवादन सुबह जरूर करें। इसमें बहुत बड़ी राज है, कभी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो आशीर्वाद की बात आई है तब मैं बताने लगा, ठीक है। तो ये सबको ऊपर क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि ठीक है आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, आप अपने काम में सफल हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब उस समय तो ये तो यूरो सेंट्रलाइज हिस्ट्री है भाई, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो, है ना, उस समय वही उसी को वर्ल्ड समझा गया। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है कि भैया आप किसी भी कंट्री में रहते हो, है ना, आपके बीच में भाई बंधुत्व जैसे विचारधाराएं होनी चाहिए, तभी जाकर आप अपने जगह की बुराइयों को मिटा सकते हैं, है ना। जब कोई समाज में बुराई होती है, मुझे क्या उससे मुझे क्या, ऐसे सोचते रहेंगे ना, तो समाज से कभी बुराई खत्म होने वाली नहीं है। अगर है तो मिलकर सामना कीजिए, है ना। और कम से कम जो उस बुराई के प्रति लड़ रहा है ना, तो उसको सपोर्ट जरूर कीजिए, है ना। और सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसका टांग पीछे मत खींचिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सॉरयू इन फिगर 1। अब फिगर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको उसमें जो भी मैं बातें किया हूं या अन्य जगहों से और भी जगहों से जो आप सीखते हैं उनको याद जरूर रखिएगा बेटा। ड्यूरिंग द 18th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe। ये जो 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, नेशनलिज्म एक ऐसी भावना जो फैली, जो कि राजनीतिक स्तर पर और लोगों के मानसिक स्तर पर एकदम तेजी से बदलाव लाया। कहां के लोगों में, यूरोप के लोगों में। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंज वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। और ये जो लोगों ने विरोध किया, रैलियां निकाली, उसका जो एंड रिजल्ट आया, क्या आया, नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। जो राजतंत्र चल रहा था, अलग अलग राजघराने के लोग यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में जो राज करते थे, वो उस समय बेहतर नहीं था, है ना। भैया कैसे बेहतर रहेगा, मैं मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। लोगों की जो सिलेक्शन होनी चाहिए ना, वो मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। ये ना कि राजा का बेटा है तो राजा बन जाएगा, उसके अंदर राजा जैसा गुण होना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि उसकी प्रजा को दुख नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। और प्रजा का भी ये कर्तव्य है कि अपने राजा के द्वारा जो नियम कानून बने हुए हैं ना, उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब मैं राजतंत्र की बात कर रहा हूं, उसमें एब्सोल्यूटिस्ट वर्ड नहीं आना चाहिए, है ना। आप कहोगे कि सर राजतंत्र हमेशा से बुरा होगा, क्यों। आप अपने ठीक है माइथोलॉजिकल स्टोरीज ही हैं, लेकिन मानकर चलिए आप जो रामायण है, रामायण में क्या राजा नहीं थे, थे। कितनी अच्छी सामाजिक स्थिति थी वहां पर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवेरिजन कंट्रोल ओवर a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। ये जो कॉन्सेप्ट और ये जो प्रथाएं चल रही थी मॉडर्न स्टेट का, जहां पर सेंट्रलाइज्ड पावर का यूज किया जाता था, ठीक है, उस पूरे एरिया पर, तो ये डेवलप होता चला गया समय समय के साथ। बट अ नेशन स्टेट वॉज in which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of common identity and shared history or descent। This commonness did not exist from time immemorial. It was fought through a struggle through the actions of leaders and the common people। तो ये जो एब्सोल्यूटिस्ट के बाद जो अधिकार मिले लोगों को, तो ये पल भर में नहीं हुआ, इसकी एक बहुत बड़ी और लंबी कहानी है ना। जहां लोगों ने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, ठीक है, एक लंबे समय तक स्ट्रगल का ये रिजल्ट था कि जब लोगों की अपनी पहचान मिली, ठीक है, और लोगों के बीच से ही लीडर्स को क्या किया गया, चुनना शुरू किया गया।
This chapter will look at the diverse process through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. यूरोप में 19वीं शताब्दी में ये जो नेशन स्टेट और नेशनलिज्म की जो भावनाएं फैलने लगी, इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा संघर्ष की कहानी है। ठीक है, ये सारी चीजें थे। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है बेटा, ये जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। जस्ट इसके बाद मैं इसी के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूंगा बेटा। और जो ये हिस्ट्री है, मैं चाहूंगा कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि मानकर चलो कि अभी अगला जो वीडियो अपलोड होगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन पर होगा। इसके ऊपर कंप्लीट करने के बाद मैं बढ़ूंगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फिर उसका पॉइंट 2.1 में चलेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ताकि बच्चों को जिस टॉपिक के अंदर से प्रॉब्लम हो रहा हो ना, उस टॉपिक का ही वीडियो देखकर वो अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लें। एक ही बार में पूरी लंबी चौड़ी वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। आप पार्ट बाय पार्ट हिस्ट्री को पढ़ें। ठीक है, जिस पार्ट में आपको दिक्कत हो बुक उठाइए, पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा वीडियो देखिए, फिर नहीं समझ में आया फिर वीडियोस देखिए। ठीक है, जहां से भी आपको समझ में आ रहा है बेटा वहां से समझिए, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको टॉपिक क्लियर हो, आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आए। अब यहां पर जो है अर्नेस्ट रेनन ये पूछते हैं कि व्हाट इज अ नेशन, राष्ट्र क्या है। ठीक है, अब इनके विचार में राष्ट्र क्या है ये देखना है बच्चों। अब कहोगे कि इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है। अरे भैया जरूरी है, आप पढ़ो तो, है ना। अर्नेस्ट रेनन इन अ लेक्चर डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सोबॉर्न इन 1882। कब लेक्चर दिए थे भैया? 1882 में। ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका? 1823 में। मर कब गए थे? 92 में। ठीक है, तो ये एक सोबॉर्न यूनिवर्सिटी थी जहां पर ये अपना लेक्चर दिए थे। एक फ्रेंच फिलोसोफर थे ये अर्नेस्ट रेनन। ठीक है, और इन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र को बनाता क्या है ना। और इन्होंने जो लेक्चर लिखा था, जो लेक्चर दिया था, इनका जो था एक निबंध के रूप में छपा था जिसका शीर्षक था, ठीक है, शीर्षक क्या था बेटा? क्वेस्टिस से क्विनोन नेशन, व्हाट इज नेशन। ठीक है, in this essay Renan criticized the notion suggested by others that a nation is formed by a common language, race, religion और territory। जो और लोगों थे उनको ये क्रिटिसाइज करते हैं, जिन्होंने कहा था कि नेशन जो बनता है एक एक समान भाषा से, एक समान जाति से, एक समान धर्म से, और एक क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि राष्ट्र जो है, अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ इन एंडेवियर्स, सैक्रिफाइस, डिवोशन। ठीक है, इनका कहना था कि राष्ट्र जो है एक लंबे प्रयास, है ना, त्याग, सैक्रिफाइस, है ना, और निष्ठा का चरम बिंदु है। ठीक है, ए हीरोइक पास्ट ग्रेट मैन ग्लोरी दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। ये महान पुरुषों की वीरता की कहानी है। ठीक है, सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। ठीक है, to have common glories in the past, to have common will in the present, to have performed great deeds together, to wish in the perform still more, these are the essential condition to being a people। और वहां की जनता होने के लिए क्या चाहिए? एक समान इच्छा, ठीक है, संकल्प होना चाहिए, साथ मिलकर काम करने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, और एक जनसमूह को, ये जनसमूह के लिए बहुत ही जरूरी शर्तें हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्र है, a nation is there for a large scale solidarity। तो जो एक राष्ट्र एक बहुत व्यापक, मतलब एक एकता का पहचान है। ठीक है, उसका अस्तित्व रोज होने वाले जो जनमत संग्रह है ना, इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली पब्लिसाइड, अ प्रोविंस इज इट्स inhabitants, if anyone has the right to be consulted, it is the inhabitants। A nation never has any real interest in annexing or holding on to a country against its wills। एक राष्ट्र वो राष्ट्र नहीं है जो किसी दूसरे राष्ट्र की बिना इच्छा के उसके ऊपर कंट्रोल कर ले, उसको हथिया ले, उसके बिना मन के कब्जा कर ले। The existence of nation is a good thing, a necessity when their existence is a guarantee of liberty which could be lost if the world had only one law and only one master।
अब उसके स्वतंत्र होना एक गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और एक मालिक हो तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। अब देखिए, कहने का मतलब है कि आप जनता जो है ना, जनता को आप स्वतंत्र रखिए। किसके साथ? किसके साथ? डिसिप्लिन के साथ, है ना। आजकल के बच्चों में तो ये दिक्कत है, वो स्वतंत्र कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता अच्छी चीज है बेटा, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? अनुशासन के साथ स्वतंत्रता अच्छी लगती है बेटा। ठीक है। तो ये अर्नेस्ट रेनन साहब की कुछ विचार थे जो आपके सामने डील किया गया। अगली वीडियो में जो है बेटा हम बात करेंगे द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द ही। तब तक रिवाइज करते रहें बेटा, पढ़ते रहिए।